नमस्कार दोस्तों। यह आसमान का इशारा है कि कल का सूरज तुम्हारा है। इसी दो लाइन के साथ आगाज करते हुए भारत के सर्वश्रेष्ठ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे आपका स्वागत करता हूं। मैं अभिषेक मिश्रा। हमारा चैनल केमिस्ट्री 101 जो कि सबसे बेहतरीन चैनल है और सबसे प्यारा चैनल आपका है, जिसमें हम केमिस्ट्री को बहुत आगे ले जा रहे हैं और रिवीजन का दौर भी शुरू हो गया है। एक राउंड हमने कोर्स को ख़त्म कर लिया और दोबारा दूसरे राउंड पे हम आ गए हैं, कोर्स को ख़त्म कर रहे हैं और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिया है और एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी बहुत पोर्शन ख़त्म हो चुका है और लास्ट के कुछ पोर्शन बचे हैं जिसको हम कवर करेंगे। केमिस्ट्री 101 चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। मैं अभिषेक मिश्रा, मास्टर्स इन केमिस्ट्री, मेंटर टू हंड्रेड्स ऑफ एस्पिरेंट्स ऑफ नीट एंड जेईई, टीचिंग एक्सपीरियंस मोर देन 15 ईयर्स, फुल टाइम एजुकेटर हूँ और कंसेप्चुअल अप्रोच के साथ काम करना मुझे पसंद है और यही बच्चे पसंद भी करते हैं। धीरे धीरे मेरे जो बच्चे हैं, जो मेरे फॉलोअर्स बच्चे हैं, वो बढ़ रहे हैं, उनका प्यार मिल रहा है, डेडिकेशंस मिल रहा है मुझे अनअकैडमी पे। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच बच्चों। आप कहीं पर भी अनअकैडमी में कोई भी ऐसा चीज़ देखना चाहते हैं या जिसमें इनरोल होना चाहते हैं तो उसमें कोड यूज़ कीजिए AM001। जहाँ पर भी अप्लाई कोड मांगता है वहाँ पे आप AM001 कोड यूज़ करेंगे और वो सारे दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे बच्चों। तो जिस भी टेस्ट में पार्टिसिपेट करना हो, फ्री टेस्ट में, फ्री स्पेशल क्लासेस में, तो आप मेरा कोड AM001 यूज़ कीजिए बच्चों। अनअकैडमी क्यों है, क्यों ज्वाइन करना चाहिए? तो पेरेंट्स से डिस्कशंस के दौरान कुछ पॉइंट्स मुझे पता चले, मैंने नोटिस किए, वो पॉइंट्स यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जिनको आप अगर अपने पेरेंट्स को बताना चाहते हैं कि अनअकैडमी क्यों ज्वाइन करना चाहिए मुझे, तो आप उनको बता सकते हैं कि अनअकैडमी के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, अनअकैडमी का एक स्टूडेंट के लिए, और एक गार्जियन को अपने बच्चों को क्यों अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स से मैंने बात किया तो कुछ मेरे पास पॉइंट्स निकल के आए और ये पॉइंट्स उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अगर ये क्वेश्चन करते हैं कि क्यों ज्वाइन करें अनअकैडमी, तो उनके लिए पॉइंट्स हैं जो ज़रूर उनसे ताल्लुक़ रखते होंगे, ज़रूर उनसे ये उनका उससे रिलेशन होगा और ये पॉइंट्स उनको देखने चाहिए एक बार। अनअकैडमी का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है, जब उसको लेते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, लाइव टेस्ट और क्विज मिलते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स के साथ हम काम करते हैं, यानी इधर उधर की बहुत बातें नहीं, और अनलिमिटेड एक्सेस आपको रिकॉर्डेड सेशंस और लाइव सेशंस का मिलता है। स्ट्रक्चर्ड कोर्स के ही एक कंटिन्यूएशन में मैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज ला रहा हूँ। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में आपको बहुत पेशेंस के साथ काम करना होता है, बहुत पेशेंस के साथ सुनना होता है और मुझे पढ़ाना होता है। इसलिए हम टीचर और स्टूडेंट दोनों के कंप्लीट कोऑर्डिनेशन से हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन खत्म कर पाते हैं। तो बच्चों, आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन खत्म करना है तो आपको उसी डेडिकेशन के साथ जुड़ना होगा मुझसे। तो मुझे लगता है कि आप तैयार होंगे, है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा प्लस का सब्सक्रिप्शन है उसकी फी स्ट्रक्चर है बच्चों, उसका फी स्ट्रक्चर है आपका 25,200 रुपीज़ है 6 मंथ के लिए और 34,650 रुपीज़ है 12 मंथ के लिए बच्चों। और जब मेरा कोड यूज़ कर लेंगे आप AM001 ये कोड यूज़ करते हैं, जैसे ही कोड यूज़ करेंगे आपका फी स्ट्रक्चर 10% से कम हो जाएगा बच्चों। तो कहीं पर भी, जहाँ कहीं भी आपको ज़रूरत हो वहाँ मेरा कोड यूज़ कीजिए। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन उन बच्चों के लिए है जो चाहते हैं कि उनके टेस्ट की एनालिसिस, इन डेप्थ एनालिसिस हो, यानी जो टेस्ट देते हैं कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं ये सब देखा जाए और उनको बताया जाए। उनको एक पर्सनल कोच दिया जाए जो उनके लिए इस तरह से काम करे और उनके स्टडी को प्लान करके और उनको कस्टमाइज करके और उनको हाईलाइट करे कि उन पोर्शंस को, जिस पोर्शन पे वो वीक है, और साथ में सारे बेनिफिट्स प्लस के मिले, तो उनको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन से आपका जो इफिशियंसी है वो 20 से 30% तक इंक्रीज करेगा, ऐसा मेरा मानना है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का जो फी स्ट्रक्चर है बच्चों वो है 34,200 रुपीज़ 6 मंथ के लिए, जो अभी आपको लेना चाहिए 6 मंथ के लिए 34,200 रुपीज़ का, और 58,500 रुपीज़ का है आपका 12 मंथ के लिए। ये कोड आप यूज़ करेंगे AM001 तो आपको 10% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। तो ये यूज़ कीजिए आप AM001। और बच्चों, कॉम्बैट लेके आए हैं हम। अनअकैडमी के
जो लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है उस पर एक घमासान युद्ध होने वाला है, और वो युद्ध बच्चों के जो टॉप बच्चे हैं, जो इंडिया के सबसे अच्छे बच्चे हैं, उनसे आपका युद्ध होने वाला है। तो आप तैयार हो जाइए अपने पूरे हथियार लेकर के, और पूरे अपने नॉलेज के साथ अपना नॉलेज रूपी हथियार लेकर तैयार रहिए युद्ध में बैठने के लिए। और भारत के सबसे बड़े फोर्टनाइटली कंपटीशन पे आप पार्टिसिपेट कीजिए। और पार्टिसिपेट करने के लिए आपको अनअकैडमी अपना डाउनलोड करना होगा आपको गूगल प्ले से, और गूगल प्ले से डाउनलोड करने के बाद उसमें मोबाइल नंबर वगैरह भरने के बाद जब आप पहला होम पेज देखते हैं तो उस पर टेस्ट, नीचे ऐसे टेस्ट लिखा हुआ आता है। आपके मोबाइल पर ही जो मोबाइल का स्क्रीन खुला रहेगा उसके नीचे टेस्ट लिखा हुआ है। जैसे इस टेस्ट को टच करेंगे आप, वैसे ही कॉम्बैट आपको दिखाई देगा, ये कॉम्बैट दिखाई देगा। और कॉम्बैट को टच करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा एनरोल नाउ का, एनरोल नाउ का, और उसमें आप सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आपको किस क्लास के लिए चाहिए, 11th 12th या 13th मतलब 12th पास। और उसको सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है अप्लाई कोड का, तो आप अप्लाई करेंगे क्या, AM001, ये आप अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करते ही आप एनरोल हो जाएंगे बच्चों। तो ये जरूर आप एनरोल कीजिए, इसमें चैलेंजिंग क्वेश्चंस आपको मिलते हैं जो अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर्स तैयार करते हैं। इससे ABCD आपको ऑप्शन मिलेगा, इस तरह से क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर, और आप उसको सेलेक्ट करना होगा। आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको रियल टाइम सुपर फास्ट फन द रियल टाइम रैंकिंग, हर क्वेश्चन के बाद आपको आपकी रैंकिंग पता चलती है कि पूरे भारत के बच्चों के साथ आप कंपटीशन में बैठे हुए हैं तो क्या रैंकिंग आपकी है। सी हाउ यू रैंक अगेंस्ट अदर्स विद लाइव लीडर बोर्ड आफ्टर एवरी क्वेश्चन, आपने हर एक क्वेश्चन के बाद आप देख सकते हैं। बहुत शानदार बात है। compete with the बेस्ट, आपके साथ इतने सारे बच्चे हैं, उसमें से बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो आपसे आगे होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे जो आपसे पीछे होंगे, तो आपको ये अंदाजा लगेगा कि आपको कितनी मेहनत और करनी है। तो नो वेयर यू आर स्टैंड अमंग्स द ऑल द कंटेस्टेंट, और आपकी रेटिंग पता चलेगी, आपका रैंक पता चलेगा, आपका स्कोर मालूम चलेगा, और आपकी एक्यूरेसी भी मालूम चलेगी। और आपको आपकी स्पीड और एक्यूरेसी के लिए आपको प्राइसेस भी दिए जाएंगे खूब अच्छे अच्छे। और बच्चों सारे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन आपको दिए जाएंगे, और इन डेप्थ सोल्यूशन आपको दिए जाएंगे बच्चों, ये बहुत शानदार है। और आपको इन डेप्थ सोल्यूशन दिए जाएंगे, और आप स्कोर करेंगे, लीडर बोर्ड पे आएंगे, और रेटिंग आपको मिलेगी, और आपको अच्छे अच्छे अवार्ड्स मिलेंगे। अवार्ड्स क्या क्या हैं ये देख लीजिए। अवार्ड्स में रैंक 1 10,000 रुपीज़ का वाउचर मिलेगा रैंक 1 को, रैंक 2 को 5,000 रुपीज़ का वाउचर मिलेगा, रैंक 3 को 3,000 रुपीज़ का वाउचर मिलेगा, और रैंक 4 जो 4 से लेकर 50 तक बच्चे होंगे उनको 1,000 रुपीज़ का वाउचर मिलेगा, अमेजॉन का गिफ्ट वाउचर। ठीक है बच्चों, ये है क्या है कॉन्टेस्ट, क्लास 11th के लिए, क्लास 12th के लिए, और क्लास 13th के लिए। ये हमारा सेकेंड कॉन्टेस्ट है। सॉरी बच्चों, सेकेंड कॉन्टेस्ट जो है हमारा 13 दिसंबर को है, जो कि 11 बजे होगा। तो बिल्कुल तैयार रहिएगा कस के एकदम। एनरोलमेंट ले लीजिए, कोड यूज कर लीजिएगा AM, कोड यूज करेंगे आप AM001, AM001 ये कोड यूज करेंगे, और इस कोड के साथ आप पार्टिसिपेट करेंगे। कॉन्टेस्ट फॉर्मेट है 60 मिनट का होगा, 4 सेक्शंस होंगे, 28 क्वेश्चन होंगे, नीट की स्कोरिंग मिलेगी आपको, और सेपरेट कॉन्टेस्ट होंगे 11 12 और 13 के लिए, और फोर्टनाइटली होंगे, यानी हर अल्टरनेट संडेज को होंगे। सिलेबस देखिए, सिलेबस देखिए, मेरा केमिस्ट्री का सिलेबस जो है वो 11th क्लास के लिए है। पीरियोडिक टेबल एंड प्रॉपर्टीज, एटॉमिक स्ट्रक्चर, बेसिक प्रिंसिपल, एल्केन्स एंड एल्काइल हैलाइड्स, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। मैं पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ा चुका हूँ, फिर से पढ़ाऊंगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ, बेसिक प्रिंसिपल पढ़ा दिया हूँ, पढ़ाऊंगा दोबारा फिर से। एल्केन्स और एल्काइल हैलाइड्स पढ़ाऊंगा, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ा रहा हूँ, स्टार्ट कर दिया हूँ। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा चुका हूँ, फिर से पढ़ाऊंगा। एल्केन्स एंड एल्काइल हैलाइड्स आपका पढ़ाऊंगा। सॉल्यूशंस पढ़ाऊंगा, सॉल्यूशंस आपका आ रहा है 13th में भी, बेसिक प्रिंसिपल्स आ रहे हैं, एसिड बेसिस आ रहे हैं, और केमिकल बॉन्डिंग आ रहे हैं। तो ये सब में से मैं पूरा का पूरा 13th के पहले, आपका जो है 13 दिसंबर के पहले मैं इन चीज़ों को ख़त्म करूँगा रिवीजन करवा करके। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आपका आज आपका जो है 13
से पहले पहले मैं ये सारा रिवीजन करा के खत्म करूंगा। चलिए आज हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो पोर्शन बचा रह गया था उसको हम लोग आगे कंप्लीट करेंगे और हम स्टार्ट करेंगे अपना। हम आज शुरू करने वाले हैं बच्चों क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से पढ़ने वाली चीज है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम जो है बच्चे वो क्लासिकल मैकेनिक्स जो है न्यूटन की, तो क्लासिकल मैकेनिक्स तो हम लाइन से चलेंगे, इसको मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करते हुए चल रहा हूँ। यहाँ से हम लोग चल रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स से। तो क्लासिकल मैकेनिक्स बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन सक्सेसफुली डिस्क्राइब्स द मोशन ऑफ ऑल मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो क्या करता है, जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो न्यूटन्स लॉ पे बेस्ड है और सक्सेसफुली डिस्क्राइब करता है सारे मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को, सच एज फॉलिंग ऑफ स्टोन, ऑर्बिटिंग प्लैनेट्स एटसेट्रा, which have essentially a particle-like behavior as shown in the previous section. However, it fails when applied to microscopic object. यानी न्यूटोनियन जो फिजिक्स है वो फेल होता है जब अप्लाई करते हैं हम इसको माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पे, लाइक इलेक्ट्रॉन्स पे, एटम्स पे और मॉलिक्यूल्स पे। ये नहीं एक्सप्लेन कर पाता है। न्यूटोनियन फिजिक्स जो है, न्यूटन्स लॉ, वो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स पे एक्ट नहीं करता, इस पे फेल कर जाता है। दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट क्लासिकल मैकेनिक्स इग्नोर्स द कंसेप्ट ऑफ डुअल बिहेवियर। तो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या करता है, इग्नोर करता है कंसेप्ट ऑफ डुअल बिहेवियर को, यानी वो सिर्फ पार्टिकल को बात करता है और स्पेशली सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं उनकी बात करता है, ऑफ मैटर स्पेशली ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये क्या करता है, डुअल बिहेवियर को और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को इग्नोर करता है, स्पेशली किसके लिए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए। ठीक है, प्रिंसिपल। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट टेक्स इनटू अकाउंट दिस डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज क्वांटम मैकेनिक्स करेंगे। तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या है बच्चों, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट टेक्स इनटू अकाउंट दिस डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स वो है ऐसा साइंस का ब्रांच है जो कि क्या करता है, जो कि डील करता है डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर्स से। ठीक है ना, वो उसको अकाउंट में लेता है अपने और उससे डील करता है। तो ये हम करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स इज द थ्योरेटिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ motions of microscopic objects that have both observable wave-like and particle-like properties. Wave-like और particle-like क्या होती हैं, properties होती हैं, properties. It specifies the laws of motion that these objects obey. तो क्वांटम मैकेनिक्स जो है आपका जो है वो वेव और पार्टिकल, ये ध्यान रहे, क्वांटम मैकेनिक्स वेव नेचर को और पार्टिकल नेचर को दोनों की प्रॉपर्टी को बताता है। ये स्पेसिफाई करता है, इट स्पेसिफाइज द लॉज ऑफ मोशन दैट दीज ऑब्जेक्ट ओबे। तो लॉज ऑफ मोशन को भी बताता है और वेव को भी बताता है। जैसे कि आपका वेव नेचर क्या है, हमारा वेव नेचर है आपका इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, ये हमने पहले भी किया है। When quantum mechanics is applied to macroscopic object, जब हम quantum mechanics को अप्लाई करते हैं मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पे, जैसे बड़े ऑब्जेक्ट पे, for which wave-like properties are insignificant, the results are the same as those of the classical mechanics. यानी क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स तो बात करता है किसकी, क्वांटम मैकेनिक्स जो होता है बच्चे, जो हमारा क्वांटम मैकेनिक्स है वो किसकी बात करता है, क्वांटम मैकेनिक्स बात करता है किसकी, वेव नेचर की और पार्टिकल नेचर की, दोनों की बात करता है। ठीक है, और जब हम इसको अप्लाई करते हैं मैक्रोस्कोपिक बॉडीज पे, बड़े ऑब्जेक्ट पे, तो सिर्फ पार्टिकल नेचर ही हमें ज्यादा सिग्निफिकेंटली दिखाई देती है, और जब हम बहुत छोटे पे बात करते हैं तो सिर्फ वेव नेचर हमें सिग्निफिकेंटली दिखाई देती है। लेकिन होता दोनों है, ये दोनों को लेके चलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझिएगा इसको। तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या कर रहा है, देखिए
when quantum mechanics is applied to macroscopic object for which wave like properties are insignificant, जिसके लिए wave like property जो है वो insignificant है बड़े ऑब्जेक्ट के लिए, results are the same those of classical mechanics, यानी जो न्यूटन की मैकेनिक्स थी उसी की तरीके से रिजल्ट आया। तो कहने का मतलब ये है कि न्यूटन ने बड़े ऑब्जेक्ट पे बात किया था, ठीक है, और हिजनबर्ग वाले लोगों ने छोटे ऑब्जेक्ट पे बात किया था, लेकिन इन्होंने क्या किया, जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो क्या बात कर रहे हैं, वो दोनों के लिए बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई वेव लाइक नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों ही होता है किसमें, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए। क्वांटम मैकेनिक्स कौन डेवलप किया था, जनरली आप समझिएगा, क्वांटम मैकेनिक्स को हिजनबर्ग और श्रोडिंगर ने बनाया था। तो क्वांटम मैकेनिक्स पर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो अंडरलाइन करा रहा हूँ उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। was developed independently in 1926 by Werner Heisenberg and Erwin Schrödinger। तो हिजनबर्ग और श्रोडिंगर ने इसको डेवलप किया था। तो थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से अंडरलाइन कर दे रहा हूं। देखिए क्वांटम मैकेनिक्स जो है, क्वांटम मैकेनिक्स कौन किया था, हिजनबर्ग एंड श्रोडिंगर, ये किए थे। Here, however, we shall be discussing the quantum mechanics which is based on the ideas of wave motion. The fundamental equation of quantum mechanics was developed by Schrödinger and it won him Nobel Prize in Physics 1933। तो देखो ध्यान से, क्वांटम मैकेनिक्स जो है, द फंडामेंटल इक्वेशन कौन बनाया था क्वांटम मैकेनिक्स का, वो श्रोडिंगर ने बनाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। चलिए, और इनको नोबेल प्राइज मिला था इसी के लिए 1933 में। दिस इक्वेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बच्चों। चलिए आगे फिर से। तो श्रोडिंगर ने फंडामेंटल इक्वेशन को बनाया था और 1933 में इनको इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है, एंड इट वॉन हिम द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1933। दिस इक्वेशन विच इनकॉर्पोरेट्स वेव particle duality of matter as proposed by the de Broglie is quite complex and knowledge of higher mathematics is needed to solve it. You will learn its solution for different system in higher classes। तो आगे की बात जो हमारा इक्वेशन है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, वो बहुत टफ है, बहुत बड़ा है, जिसको हम यहाँ पर अपने इस लेवल पे हम इसको डिस्कस नहीं कर सकते। तो हम इसको बाद में हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। तो जनरली क्या किया था, फॉर ए सिस्टम, एक सिस्टम की बात अगर करें, फॉर ए सिस्टम सच एज एन एटम और मॉलिक्यूल हुज एनर्जी डज नॉट चेंज विद द टाइम, ऐसी सिस्टम जिसका टाइम के साथ एनर्जी चेंज नहीं करती हो। ध्यान से बेटा, फॉर ए सिस्टम सच एज एन एटम और मॉलिक्यूल हुज एनर्जी डज नॉट चेंज विद टाइम, द श्रोडिंगर इक्वेशन इज रिटन एज हैमिल्टनियन साई इज इक्वल टू ई साई। तो यह ध्यान रखना, ऐसे सिस्टम के लिए जिसकी एनर्जी चेंज नहीं करती हो, whose energy does not change। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है विद टाइम। श्रोडिंगर ने कई इक्वेशन किसके लिए है, ऐसे सिस्टम के लिए है जिसकी एनर्जी टाइम के साथ बदलती ना हो। तो मैं जितने पॉइंट्स आपको लिखवा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाले हैं आपके लिए। तो whose energy does not change with the time, Schrödinger equation is written as Hamiltonian psi is equal to E psi, where Hamiltonian is a mathematical operator called Hamiltonian। और Schrödinger gave a recipe of constructing this operator from the expression of the total energy of the system। खुला है the Hamiltonian psi, ठीक है। Schrödinger gave a recipe of construction this operator from the expression of the total energy। ध्यान से समझिएगा, देखिए the recipe of construction of this operator from the expression of the total energy of the system।
द टोटल, देखो हैमिल्टन साइन इज इक्वल टू ई साई, जहाँ पे ई जो है वो क्या है, टोटल एनर्जी है। द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम टेक्स इनटू अकाउंट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द सबएटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाई, attractive potential between the electrons and nucleus and repulsive potential among the electrons and the nucleus individually। तो देखिए टोटल एनर्जी क्या कहते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम टेक्स इनटू अकाउंट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑल द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सारे एटॉमिक पार्टिकल्स की क्या काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की और न्यूक्लियस की, अट्रैक्टिव पोटेंशियल बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस एंड रिपल्सिव पोटेंशियल अमंग द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियाई इंडिविजुअली। सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज गिव्स ई एंड एन आई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि छोटा सा पोर्शन ही नहीं पढ़ना है इसका, और श्रोडिंगर इक्वेशन में कुछ खास यहाँ पे हमको पढ़ना नहीं है, बस ये जानो हैमिल्टनियन साई इज इक्वल टू ई साई, जहाँ पे ई जो है वो पूरी एनर्जी को बताता है, जहाँ पे एच जो है एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है जिसका नाम है हैमिल्टोनियन। तो ये याद रखना बस। और ई जो है टोटल एनर्जी है, और टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की पूरी एनर्जी जो होती है काइनेटिक एनर्जी, और उनकी अट्रैक्टिव पोटेंशियल और उनका रिपल्सिव पोटेंशियल सब मिला करके टोटल एनर्जी बनती है। तो कहीं एनर्जी के बारे में पूछेगा तो आप इस तरह से डिफाइन करेंगे। हाइड्रोजन एटम एंड द श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन में सॉल्व फॉर हाइड्रोजन एटम। श्रोडिंगर ने क्या किया था, सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बात किया था, तो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए हम लोग उस पर अप्लाई करते हैं। व्हेन श्रोडिंगर इक्वेशन इज सॉल्व फॉर हाइड्रोजन एटम, द सॉल्यूशन गिव्स द पॉसिबल एनर्जी लेवल्स the electron can occupy and the corresponding wave functions of the electron associated with the energy level. These quantized energy states, ध्यान से, quantized energy का मतलब होता है कि एनर्जी का मिनिमम एक वैल्यू होना चाहिए जो कि क्या होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है ना। The quantized energy state corresponding wave functions which are characterized by a set of 3 quantum number। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि श्रोडिंगर ने 3 क्वांटम नंबर्स की बात किया था, 3 क्वांटम नंबर्स। तो श्रोडिंगर ने 3 ही क्वांटम नंबर की बात किया था, बाकी चौथा क्वांटम नंबर बाद में डाला गया, श्रोडिंगर का नहीं था वो। तो श्रोडिंगर के हिसाब से देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा हुआ n, फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर हमारा हुआ l, और फिर हमारा क्या हुआ, नेचुरल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारा हुआ m, arise as a natural consequence in the solution of the Schrödinger equation। तो श्रोडिंगर इक्वेशन से याद रखिएगा, श्रोडिंगर इक्वेशन के नेचुरल कॉन्सिक्वेंस से क्या मिला था हमें, 3 ही क्वांटम नंबर मिले थे, ठीक है बच्चे। चलिए, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज इन, तो पेज बदलना है हमें, पेज चेंज करेंगे। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज इन, चलिए देखिए, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज इन एनी एनर्जी स्टेट, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज इन एनी एनर्जी स्टेट, एनर्जी स्टेट का मतलब समझिएगा, एनर्जी स्टेट का मतलब होता है किसी ऑर्बिट में, यानी किसी शेल में। तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एनी एनर्जी स्टेट, द वेव फंक्शन corresponding to that energy state contains all the information about the electron। अब उस एनर्जी स्टेट का जो वेव फंक्शन होगा, उस एनर्जी स्टेट का जो वेव फंक्शन होगा, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करता हूं, चलिए देखिए, सॉरी बच्चों थोड़ा डिस्टर्बेंस था। तो द वेव फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू दैट एनर्जी स्टेट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन। तो उस एनर्जी स्टेट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होंगी वो कहाँ होंगी, वो होंगी हमारे एनर्जी वेव फंक्शंस के अंदर। यानी जो हम वेव फंक्शन डिफाइन करेंगे उसी वेव फंक्शन में सारी हमारी इंफॉर्मेशन होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। The wave function is a mathematical function whose value depends upon the coordinates of the electron।
तो ध्यान रहे इस पॉइंट्स को समझिएगा। वेव फंक्शन क्या है? वेव फंक्शन की वैल्यूज जो हैं वो डिपेंड करती है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स पे इन द एटम एंड डज नॉट कैरी एनी फिजिकल मीनिंग। सच wave functions of hydrogen or hydrogen like species with one electron are called atomic orbitals। ध्यान से, ऐसे वेव फंक्शंस, एक्चुअली वेव फंक्शन ही तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। और हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स जो होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। और यही बता रहे हैं कि वेव फंक्शन क्या है। वेव फंक्शन क्या है कि जो कोऑर्डिनेट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जहाँ पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है उसके वेव फंक्शंस, यानी वहाँ का वेव फंक्शन होता है। तो मैथमेटिकली उसको आप बताते हैं कि ये जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो ऐसे वेव फंक्शन को ही हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते हैं। ठीक है, सच वेव फंक्शंस ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज with one electron are called atomic orbitals. Such wave functions pertaining to one electron species are called one electron system. The probability of finding of electron at a point within an atom is proportional to the psi square. यही psi square क्या है? Probability of finding of electron। तो ये wave function का स्क्वायर है बच्चों at that point। ये ध्यान रखिएगा कि psi square is the probability of finding of electron at any point in an atom. The quantum mechanical results of hydrogen atom successfully predict that all aspects of hydrogen atom, तो फिर से मैं पढ़ूंगा, the quantum mechanical results of hydrogen atom successfully predict all aspects of hydrogen atom spectrum including some phenomena that could not be explained by the Bohr model। तो क्वांटम मैकेनिकल जो हमने मैकेनिकल का मॉडल का रिजल्ट देखा हाइड्रोजन के लिए, वो बहुत सारी चीज़ों को सक्सेसफुली जो है प्रेडिक्ट किया, और बोर का जो मॉडल नहीं बता पा रहा था उस चीज़ों को भी इसने बताया। एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन टू मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ध्यान से, इज द एप्लीकेशन ऑफ, क्योंकि हम सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे, तो एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन टू मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम प्रेजेंट्स अ डिफिकल्टी। क्या डिफिकल्टी आती है? द श्रोडिंगर इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व। ध्यान से इसको, ये सब अंडरलाइन कर लीजिएगा। कैन नॉट बी सॉल्व एग्जैक्टली फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, दिस डिफिकल्टी कैन बी ओवरकम बाय यूजिंग अप्रॉक्सीमेट मेथड्स। सच कैलकुलेशन विथ द एड ऑफ मॉडर्न computers show that orbitals in atoms other than hydrogen do not differ in any radical way from the hydrogen orbitals discussed above। तो बता रहे हैं कि ये और जो है स्ट्रांग जो है हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको देखा गया, उस पर अप्लाई किया गया मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को। तो देखा गया कि जो अप्रॉक्सीमेट मेथड्स लगाए गए, तो जो उससे रिजल्ट्स आए वो बहुत डिफरेंट नहीं थे हाइड्रोजन के सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम से। ठीक है, फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम डिस्कस्ड अबव, द प्रिंसिपल डिफरेंस लाइज इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज। जो मेन डिफरेंस दिखाई दिया, देखो वो ये कर रहे हैं, इस पर भी क्वेश्चन बनेगा। वो ये कर रहे हैं कि जो आपने जब मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स लगाए, देखो सच कैलकुलेशंस विद द एड ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स show that orbitals in atoms other than hydrogen do not differ in any radical way। बहुत ज़्यादा डिफर नहीं करता है जो ऑर्बिटल्स हम और मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के जो ऑर्बिटल्स हैं वो बहुत डिफर नहीं करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज बहुत डिफर नहीं करती हैं। किससे? हाइड्रोजन से। ओके, डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल डिफरेंस लाइज इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। जो मेन डिफरेंस है वो क्या है? वो इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज की वजह से है। ठीक है, और वो क्या होता है? मेन यहाँ पे इसको अंडरलाइन करेंगे। द प्रिंसिपल डिफरेंस लाइज इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज। बिकॉज ऑफ दिस ऑल द ऑर्बिटल्स आर समवॉट कंट्रैक्टेड। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो क्या होंगे? ऑर्बिटल क्या होंगे? कंट्रैक्ट कर जाएंगे। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, लेफ्ट से राइट जाते हो तो शेल साइज छोटी हो जाती है, आप जानते हो। फर्दर एज यू शेल सी लेटर इन सब सेक्शंस 2.6.3 and 2.74, unlike orbitals of hydrogen or hydrogen-like species whose energies depend only upon the quantum number n, the energies of the orbitals in multi-electron atoms depends upon quantum number n and l। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, हाइड्रोजन की एनर्जी सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? क्वांटम नंबर n पर, क्योंकि यहाँ पे l है ही नहीं। लेकिन जो और मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की द एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल्स इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम डिपेंड्स ऑन क्वांटम नंबर n एंड l। तो एनर्जी हम लोग यही जानते हैं
कि एनर्जी जो है वो n पे यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n पे डिपेंड करती है, लेकिन वो सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए ही है, जबकि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए n और l दोनों पे डिपेंड करती है। बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये सब लाइन नोट करके रखना, अंडरलाइन करके रखना, इसी से आप लोगों का काम हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, मैं बार बार कहता हूं एनसीईआरटी को पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही बहुत पेशेंस वाला खेल है, इसलिए आप लोग खूब पेशेंस रखेंगे बच्चों, खूब पेशेंस रखेंगे। चलिए, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है, देखिए। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम इज द पिक्चर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। यानी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या है? पिक्चर देता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, विच इमर्जेस फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशन टू एटम्स। जो कि श्रोडिंगर इक्वेशन को जब हम उसको अप्लाई एप्लीकेशन में लाते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो वो आता है। द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। देखिए, श्रोडिंगर इक्वेशन को यहाँ पर आपके लेवल पे सॉल्व करना नहीं बनता है, यहाँ पे हम सॉल्व भी नहीं करेंगे, सिर्फ इतना जाने के हाँ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है, श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो जो है एटम की पूरी स्ट्रक्चर को बता देता है। वो 3 डायमेंशनली इसको हम ट्रीट करते हैं और वो बता देता है। और हैमिल्टनियन साइज इक्वल टू ई साई, ये हम याद रखेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के लिए, जहाँ पे ई जो है वो एनर्जी है और एच जो है वो एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। बस इतना आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। और ई जो है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है। टोटल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जीज, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की पोटेंशियल अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस की रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जीज, सबका सम है कौन? ई। हैमिल्टनियन साइज इक्वल टू ई साई में ई जो है वो टोटल एनर्जी है। द एनर्जी, अब यहाँ पे आएंगे, द एनर्जी, यहाँ पे मैं पेन से टिक कर रहा हूँ, समझिएगा, ये समझिएगा। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज क्वांटाइज्ड। अब एनर्जी क्वांटाइज का क्या मतलब हो गया? मतलब ये हुआ बच्चों कि एक मिनिमम एनर्जी होगी जिसका मल्टीप्लिकेशन करते जाओगे, यानी 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 2.5 4.5 1.3 2.3 ऐसे नहीं। क्वांटाइज का मतलब होता है कि मिनिमम वैल्यू ले लो। जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अब ये नहीं कह सकते हो कि 1.5 इलेक्ट्रॉन 2.5 इलेक्ट्रॉन, ऐसे नहीं कह सकते हो। या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 4 5 इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो कोई भी चीज़ क्वांटाइज का मतलब होता है कि मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, उसको तुम इंटीग्रली मल्टीप्लाई करते चल जाओ, यही इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन। जहाँ पे क्वांटाइज्ड की सब बात आ जाए वहाँ पर यही समझना, ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ कि नंबर ऑफ पीपुल्स इन द हॉल, किसी रूम में या किसी हॉल में पीपुल कितने हैं, तो 3.5 आदमी नहीं बोलोगे, 3.5 पर्सन नहीं बोलोगे, या तो 4 बोलोगे या तो 3 ही बोलोगे, राइट, ऐसे बोलोगे। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। तो ये कह रहे हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या क्या बातें बताया। तो इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहला फीचर है द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम इज क्वांटाइज्ड, यानी सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड टू द न्यूक्लियस इन एटम्स। तो देखिए, जब इलेक्ट्रॉन्स बाउंड होते हैं न्यूक्लियस से, तो इलेक्ट्रॉन्स की एक सर्टेन वैल्यू होती है, फिक्स्ड वैल्यू होती है। ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहता है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है? क्वांटाइज्ड है, क्वांटाइज्ड है। अब देखिए, द एग्जिस्टेंस ऑफ क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स is a direct result of the wave-like properties of electrons and are allowed solutions of Schrodinger wave equation। तो ये इसको अंडरलाइन करेंगे कि क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल जो होती है ये डायरेक्ट रिजल्ट किसकी है? वेव लाइक प्रॉपर्टीज की है, पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज की नहीं। एंड आर अलाउड सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट जी बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। तो इसको अंडरलाइन करके ये सब नोट कर लेना तुम लोग। तो क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल क्या बताता है? क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल किसी भी इलेक्ट्रॉनिक लेवल बताता है कि इलेक्ट्रॉन की वेव लाइक प्रॉपर्टी होती है, ये बात बताता है वो। बोथ द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली। हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पहले पढ़ चुके हैं। The path of an electron in atomic therefore can never determined as known accurately। तो पाथ जो बताया था हमारे नील्स बोर साहब ने, रदरफोर्ड साहब ने, कि न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है, ये बात गलत साबित हो गई। हिजनबर्ग के हिसाब से न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे सर्कुलर पाथ में बोर की तरह
बोर की तरह सर्कुलर पाथ में न घूम करके कैसे चलता है वो चलता है वेव लाइक, ठीक है, वेव लाइक चलता है, ठीक है बच्चों, इस तरह से इलेक्ट्रॉन चलता है वेव। तो ये अपना लैम्डा यानी अपना जो वेव जो उसका वेवलेंथ है वो कंप्लीट करता है, और हम कह सकते हैं 2 पाई आर यानी पूरा सरकमफ्रेंस जो है इज इक्वल टू एन लैम्डा, यानी एन टाइम्स लैम्डा, यानी एक चक्कर पूरा करेगा तो एक लैम्डा चलेगा, है ना। जैसे यहाँ से मान लो स्टार्ट किया, इसने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक आया, तो ये जो डिस्टेंस हुई यहाँ से यहाँ तक की ये लैम्डा हुई, तो एन लैम्डा 2 पाई आर इज इक्वल टू एन, तो एक लैम्डा ये हुआ, फिर एक लैम्डा ये हुआ ऐसे, फिर एक लैम्डा ये हुआ ऐसे, फिर एक लैम्डा ये हुआ, तो ऐसे करते करते यहाँ पे तो 4 लैम्डा दिख रहे हैं, तो ऐसे ऐसे एन लैम्डा टाइप हम कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसीलिए दैट्स इज वाई यू कैन सी लेटर ऑन द ऑन टॉक्स ऑफ ओनली प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एट डिफरेंट पॉइंट्स इन, हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, ये नहीं कहते कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाया गया। चलिए आगे चलते हैं। एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज द वेव फंक्शन ऑफ साई। एटॉमिक ऑर्बिटल जैसे मैंने बताया पहले हमने डिस्कस किए थे कि कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल वेव फंक्शन होता है इलेक्ट्रॉन का किसी एटम में, तो किसी इलेक्ट्रॉन का उसके एटम में वेव फंक्शन जो होता है वही इसका एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप अंडरस्टैंड कीजिएगा। एटॉमिक ऑर्बिटल है क्या? An atomic orbital is the wave function psi for an electron in the atom। तो किसी एटम के अंदर जो हमारा वेव फंक्शन है वो ये है, ठीक है बच्चे। हमारा ऑर्बिटल जो है वो एटम का वेव फंक्शन, किसी इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन है। Whenever an electron is described by a wave function, we say that the electron occupies that orbital। जब हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है, whenever electron is described by a wave function, जब इलेक्ट्रॉन को हम वेव फंक्शन से डिस्क्राइब करते हैं तो वी से हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज दैट ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है ना। तो उस कोऑर्डिनेट को ऑक्यूपाई कर रहा है, ऑर्बिटल का मतलब उस एरिया को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो वेव फंक्शन जो है वो एक तरह से मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उस एरिया का, ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। सिंस मेनी सच वेव फंक्शंस आर पॉसिबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत सारे वेव फंक्शन पॉसिबल हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं, ठीक है। सिंस मेनी सच वेव फंक्शन आर पॉसिबल फॉर इलेक्ट्रॉन, देयर आर मेनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन एन एटम। तो बहुत सारे वेव फंक्शंस जब मैथमेटिकली सॉल्व किया गया तो देखा गया बहुत सारे वेव फंक्शंस संभव थे, पॉसिबल थे, इसका मतलब बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी पॉसिबल थे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रह सकते थे। दीज वन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल वेव फंक्शंस, जो हम श्रोडिंगर ने वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे काम किया था, तो वन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल वेव फंक्शंस और ऑर्बिटल्स फ्रॉम द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। इन ईच ऑर्बिटल द इलेक्ट्रॉन हैज डेफिनेट एनर्जी, हर ऑर्बिटल में इन ईच ऑर्बिटल द इलेक्ट्रॉन हैज अ डेफिनेट एनर्जी। an orbital cannot contain more than 2 electrons। किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रह सकते हैं, यह भी मैथमेटिक्स से ही सॉल्व हुआ था, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। एन ऑर्बिटल कैन नॉट कंटेन मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये आप जानते हैं। इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, अगर ये तो सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात थी, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम द इलेक्ट्रॉन्स आर in a multi-electron system the electrons are filled in various orbitals in the order of increased energy। जब अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो इलेक्ट्रॉन वेरियस ऑर्बिटल्स में भरेंगे, और वो भरेंगे कैसे, इलेक्ट्रॉन के बढ़ते एनर्जी के बढ़ते हुए ऑर्डर में, जो हमारा बाउ प्रिंसिपल कहलाया बाद में, ठीक ना। फॉर ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, फॉर ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम देयरफॉर बी एन ऑर्बिटल वेव फंक्शन, यानी हर इलेक्ट्रॉन के लिए for each electron an orbital wave function होता है इसको, ठीक ना, characteristics of the orbital it occupies। तो हर इलेक्ट्रॉन के लिए जहां पर भी जिस ऑर्बिटल में होता है उसके लिए एक कैरेक्टरिस्टिक वेव फंक्शन होता है बच्चों। ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज स्टोर्ड इन इट्स ऑर्बिटल वेव फंक्शन। तो ये अंडरलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। All information about the electron in an atom is stored in its orbital wave function, and quantum mechanics make it possible to extract these information out of psi।
तो सारे इंफॉर्मेशन, ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज स्टोर्ड इन द ऑर्बिटल वेव फंक्शन। ऑर्बिटल वेव फंक्शन में सारे के सारे इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन के बारे में होती है। तो ये अंडरलाइन करेंगे और कभी एग्जाम में आएगा तो हम समझ जाएंगे कि सारे इंफॉर्मेशन इस लाइन में कहाँ पे होती है, ऑर्बिटल वेव फंक्शन में होती है, साई में। ठीक है बच्चों, साई में होती है। The probability of finding of electron at a point within an atom is proportional to the square of the orbital wave function। यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जो है वो स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन के क्या होती हैं, बराबर होती है। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट विद इन एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल वेव फंक्शन। तो इसी को बोलते हैं हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो फ्रॉम द वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर एट डिफरेंट पॉइंट्स विद इन एन एटम it is possible to predict region around the nucleus where the electron is most probably be found। देखो बेटा, साई स्क्वायर की ही वजह से हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर को बना पाया और इलेक्ट्रॉन की कंडीशन को दिखा पाया कि कहाँ पर होते हैं। चलिए अब आता है हमारा ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर्स। चलिए देखिए, ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर्स। A larger number of orbitals are possible in an atom. Qualitatively, these orbitals can be मैं अलग पेज पर आऊंगा। एनसीईआरटी आप लोग अपना ओपन किए रहिएगा। तो क्वांटिटेटिवली दीज ऑर्बिटल्स कैन बी, अब ये ऑर्बिटल्स कैसे कैसे हो सकते हैं ये हम देखेंगे। कैन बी डिस्टिंग्विश, ये हमारा आ गया ऑर्बिटल। अपना आप पेज ओपन करेंगे, क्योंकि मुझे एनलार्ज करना पड़ता है, इसमें जूम करना पड़ता है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। आप अपना पेज ओपन करके एनसीईआरटी का देखेंगे। अब देखिए, तो एन ऑर्बिटल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, कोई भी ऑर्बिटल को हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, कैन बी डिस्टिंग्विश बाय देयर साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन। तो ऑर्बिटल्स को हम किसी दो ऑर्बिटल्स को कैसे कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, ये भी देखिए, साइज, शेप और ओरिएंटेशन, ये तीन बातें हैं जिससे हम किसी दो ऑर्बिटल को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करते हैं। साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन, यानी ये तीन क्वांटम नंबर की बात कर रहे हैं। कौन कौन से? साइज मतलब क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, शेप मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर, और ओरिएंटेशन मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो किसी ऑर्बिटल को हम तीन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसी और दो ऑर्बिटल को हम किस किस क्वांटम नंबर से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, वो तीन है। कौन कौन से? प्रिंसिपल, एजिमुथल और मैग्नेटिक। तो बहुत इंपॉर्टेंटली लिखा हुआ है। यही एनसीईआरटी में छुपे हुए राज होते हैं जो हम लोगों को नहीं पता होते हैं, और हम लोग उस पर क्वेश्चंस फिर नहीं सॉल्व कर पाते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। एन ऑर्बिटल ऑफ स्मॉलर साइज मीन्स there is more chance of finding of electron near the nucleus. Similarly, shape and orientation means there is more probability of finding of electrons along certain directions than along others. यानी ओरिएंटेशन, अगर हमको शेप और ओरिएंटेशन क्या होता है कि भाई उस डायरेक्शन में जाओगे आपको इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी पाए जाने की। एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर प्रिसाइजली डिस्टिंग्विश्ड बाय व्हाट आर नोन एज क्वांटम नंबर्स। ईच ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम बहुत प्रिसाइजली डिस्टिंग्विश कर पाते हैं किससे? क्वांटम नंबर से। ईच ऑर्बिटल इज डिस्टिंग्विश्ड बाय 3 क्वांटम नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये एग्जाम में दे देगा 4 क्वांटम नंबर। तो ईच ऑर्बिटल इज डिस्टिंग्विश्ड बाय 3 क्वांटम नंबर्स। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, स्मॉल n, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव इंटीजर होती है, 1 2 3 4 ऐसे करके होती है। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज द पॉजिटिव इंटीजर विथ वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द साइज। अरे क्या बात है, शानदार तरीके से इसको अंडरलाइन कर लो। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर
determines the size and to large extent the energy. large extent 100% नहीं कर रहा, large extent कर रहा है. सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए केवल n पे डिपेंड करता है, जबकि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एनर्जी जो है n और l दोनों पर डिपेंड करती है. तो यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द साइज एंड टू लार्ज एक्सटेंट द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल. फॉर हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज द एनर्जी एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल डिपेंड्स ओनली ऑन n. बच्चों ये सब ऐसी इंफॉर्मेशंस हैं जो कि आप अपने से पढ़ते तो शायद उनको कलेक्ट नहीं कर पाते, तो ये मेरे साथ आप पढ़ करके कलेक्ट कर पा रहे हैं, इसको नोट करिए. फॉर हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज जैसे हीलियम प्लस, हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, हाइड्रोजन बन गया. मतलब इलेक्ट्रॉनिकली हाइड्रोजन बन गया, न्यूक्लियस पे नहीं. न्यूक्लियस तो भारी है हीलियम का. लिथियम में न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन है, लेकिन Li+2 कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन एक ही रह गया. तो इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात कर रहे हैं. एनर्जी एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल डिपेंड्स ओनली ऑन n. तो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज में एनर्जी या साइज कौन बताता है? ओनली n, यानी ओनली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. जबकि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम एनर्जी ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम डिपेंड्स ऑन n एंड l दोनों. तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ठीक है ना. द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आल्सो आइडेंटिफाइज द शेल. शेल क्या है? वही जो हम लोग जो घेरा होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, उसी को हम शेल कह देते हैं. द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आल्सो आइडेंटिफाइज द शेल विथ द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ n. जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है ना, द नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल्स इंक्रीजेज. यानी हर एक शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यानी इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन, इलेक्ट्रॉन की जो घूमने की उसकी प्रवृत्ति है, जो किस किस तरह से घूम सकता है, किस किस तरह से उसमें रह सकता है, वो भी बढ़ता जाता है. यानी जितना आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे, n की वैल्यू बढ़ाओगे, उतने ऑर्बिटल्स भी उसमें बढ़ते जाएंगे. तो विद द इंक्रीज इन द, ध्यान से, with the increase in the value of n, the number of allowed orbitals increases and are given by n square. यानी हमारे जो ऑर्बिटल्स होते हैं, जितना n होगा उसका स्क्वायर कर दो उतने ऑर्बिटल्स होंगे. यानी पहले शेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल, दूसरे शेल में, सेकंड शेल में जाओगे तो उसमें 4 ऑर्बिटल s और p होते हैं. तो एक s हो गया और 3 p हो गए, तो 4 हो गए. तो दूसरे शेल में 4 ऑर्बिटल, तीसरे शेल में s p और d तीनों होते हैं, तो 9 ऑर्बिटल्स होंगे. 5 ऑर्बिटल d के और आ गए 3 ऑर्बिटल p के और 1 ऑर्बिटल s का, एंड सो ऑन. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों. ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ ए गिवन वैल्यू n कंस्टिट्यूट अ सिंगल शेल ऑफ द एटम. यानी गिवन वैल्यू n की है तो सारे ऑर्बिटल क्या मिलके बनाते हैं? एक शेल बनाते हैं, है ना. न्यूक्लियस के चारों तरफ सारे ऑर्बिटल किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ n के लिए, स्मॉल n जो वैल्यू है, यानी एनर्जी लेवल के लिए जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं वो सब कंस्टिट्यूट क्या करते हैं? एक शेल कंस्टिट्यूट करते हैं. सिंपल सी बात है, ठीक है. चलिए, शेल मतलब खोल, कवर, है ना. तो मान लो स्मॉल n की वैल्यू 1 है, तो 1 में सिर्फ s है, तो s ने ही क्या बनाया है? एक कवर बनाया है, एक कवरिंग बनाई हुई है न्यूक्लियस की तरफ, तो वो शेल हो गया. सेकंड शेल की बात करें, यानी n=2 की बात करें, यानी सेकंड एनर्जी लेवल की बात करें, तो सेकंड एनर्जी लेवल में 4 ऑर्बिटल्स हैं. यही चारों ऑर्बिटल्स मिल करके शेल बनाए हुए हैं, कवर बनाए हुए हैं न्यूक्लियस के अराउंड. तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है. साइज ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीजेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. साइज ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. यानी जैसे जैसे आप, ऐसा नहीं है कि s जो है, आप समझो साइज कैसे बढ़ेगा. यानी 1s यानी फर्स्ट सेल का s जो है वो छोटा होगा सेकंड सेल के s से, वो छोटा होगा थर्ड सेल के s से, वो छोटा होगा फोर्थ सेल के s से. आप समझिए सारा क्या है? हमारा s ही है. s जो ऑर्बिटल हमारा है, जो हम spdf कहते हैं, spdf यानी एक ओरिएंटेशन है. अब s क्या है? s क्या है? एक तरह का ओरिएंटेशन है. और कैसा ओरिएंटेशन है? जिसमें इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली घूमता है न्यूक्लियस के अराउंड. ओके, तो उस अभी आगे पढ़ने वाले हैं हम लोग. spdf तो आगे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है इसलिए मैं बता रहा हूँ. तो ये कह रहा है कि भाई s जो है वो ओरिएंटेशन उसका क्या होता है? 0 होता है. मतलब किसी तरफ ज्यादा ओरिएंटेड नहीं है, एकदम न्यूक्लियस से हर डिस्टेंस पर, हर एक रेडियस पर सिमिलर है, एक ही जैसा है.
तो वैसा वाला, लेकिन जो 1s जो साइज की बात करें हम, साइज की, तो 1s की साइज जो है छोटी है 2s से, 2s की 3s से, 3s की 4s से, तो साइज बड़ी होती जाती है। इसी तरह से जो 2p होगा वो स्मॉलर होगा देन 3p से, देन 4p से, और जो हमारा 3d होगा वो छोटा होगा 4d से, ऐसे इस तरह से हमारा होता है। ये साइज की बात हम कर रहे हैं। तो इन द अदर वर्ड्स द इलेक्ट्रॉन विल बी लोकेटेड अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस since energy is required in shifting away the negatively charged electron from the positively charged nucleus, the energy of the orbital will increase with the increase of n। तो जैसे जैसे हमें दूर जाएंगे वैसे वैसे हमको इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर रखने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि जब कोई पॉजिटिव नेगेटिव पास में आता है तो एनर्जी रिलीज होती है, दूर करते हो तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, तो हम एनर्जी बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे जो जब वैल्यू ऑफ एन बढ़ रहा है यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ रही है तो एनर्जी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और चूंकि वो उस एनर्जी लेवल में सारे ऑर्बिटल्स की भी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ेगी तो सबकी इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे हम अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ाते हैं वैसे वैसे एनर्जी भी हमारी क्या होती है बच्चों, बढ़ती चली जाती है। तो ये हो गया हमारा सिंस तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जैसे हम दूर होते जाते हैं तो एनर्जी बढ़ती आती है, तो इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ एनर्जी। ठीक है, चलिए एजीमुथल क्वांटम नंबर पे आते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर L इज आल्सो नोन एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। क्या कहता है ये? इट डिफाइंस द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ द ऑर्बिटल। अभी जैसे मैंने बताया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सिर्फ वो एनर्जी को बता रहे हैं, उस शेल की एनर्जी को बता रहे हैं, एनर्जी लेवल को बता रहे हैं बहुत हद तक। और क्या बता रहे हैं वो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बता रहे हैं, ये ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम बता रहे हैं, ठीक है ना। और 3 डायमेंशनल शेप ऑफ ऑर्बिटल, यानी ऑर्बिटल किससे बना है, वो इलेक्ट्रॉन से बना है, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से बना है। तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो बताते हैं। एक तरह से आप ये कह सकते हो जैसे px py pz है हमारे पास, तो वो कैसे समझ में आया है, वो किससे समझ में आया है, वो एजीमुथल क्वांटम नंबर से समझ में आया है कि px ऐसे होगा, py ऐसे होगा, pz ऐसे होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए तो हमारा जो px है, हमारा जो px है, py है, pz है, तो px का ओरिएंटेशन ऐसा है, py y का ऐसा है, pz का ऐसा है। तो ये जो है कौन बताया, एजीमुथल क्वांटम नंबर ने बताया, ठीक है। इट डिफाइंस द 3 डायमेंशनल, तो ये अंडरलाइन होना चाहिए, इट डिफाइंस द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ द ऑर्बिटल फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n, यानी किसी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के लिए l कैन हैव वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम 0 to n-1, 0 से n-1 तक की वैल्यू होती है किसकी, l की। यानी अगर n इज इक्वल टू 1 है तो l 0 होगा, n इज इक्वल टू 2 है तो l क्या होगा, 0 से 1 होगा, क्योंकि 0 से लेकर के n-1 तक वैल्यू होती है l की। यानी हमारा जो एजीमुथल क्वांटम नंबर इज इक्वल टू 0 टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर -1 तक, यानी 0 से स्टार्ट होगा और प्रिंसिपल को जिस भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में है उसमें से 1 घटा दो, उसकी वैल्यूज वहां तक होंगी, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल देख लीजिए n इज इक्वल टू 1 है तो l के लिए सिर्फ 0 होगी, और 2 के लिए क्या होगी, 0 और 1 होगी, और 3 के लिए क्या पॉसिबल वैल्यूज होंगी, 0 1 2, ठीक है बच्चों। और ईच शेल कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर सब शेल और सब लेवल्स, यानी हर शेल में क्या होते हैं, सब शेल्स होते हैं, वही हमारे जो ये बता रहे हैं 0 1 2 3 वैसे सब सेल्स या सब लेवल्स होते हैं। द नंबर ऑफ सब सेल्स इन द प्रिंसिपल शेल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n, जितना वैल्यू n का होगा उतने ही सब सेल्स भी होंगे। तो जितना नंबर का शेल है उतना ही नंबर उसमें क्या होंगे, सब शेल्स के भी होंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल इन द फर्स्ट सेल की अगर हम बात करें तो देर इज only one subshell which correspond to L is equal to 0. There are 2 subshells in the second shell and 3 subshells in the third shell, and so on. Each subshell is assigned as an azimuthal quantum number L
सब शेल्स करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एल आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग सिंबल्स। अब देखो एल की वैल्यू 0 है तो उसके लिए एस है, ये 1 है तो इसके लिए पी है, ये 2 है तो उसके लिए डी है, 3 के एफ के लिए ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी एस की वैल्यू चलती है, एल की वैल्यू चलती है। चलिए टेबल 2.4 शो द परमिसिबल वैल्यू ऑफ एल। अब देखिए हमारे पास n इज इक्वल टू 1 है तो उसके लिए l इज इक्वल टू 0 है, तो इसके लिए 1 ऐसे ही हो सकता है, कोई और नहीं आएगा इसमें। अगर n इज इक्वल टू 2 है तो उसके लिए l की वैल्यू 0 भी होगी और 1 भी होगी। 0 के लिए हम 2s कहेंगे और 1 के लिए हम 2p कहेंगे। अब 2px 2py 2pz 3 होता है। अब देखो 3 है, अगर n की वैल्यू 3 है तो इसके लिए 0 1 2 तीन वैल्यूज होंगी किसके लिए, s के लिए, तो 3s 3p 3d 3s 3p 3d होंगे, तो ये हो गया। और 4 है तो 0 1 2 3 ये चार वैल्यूज होंगी 4 के लिए, क्या l की, तो 4s 4p 4d 4f ये सारे ऑर्बिटल्स इसमें सबशेल्स का रोटेशन मिलेगा। ठीक है बच्चों, ये सारे आएंगे। और इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे होगी वो अलग बात है। चलिए अब आता है लास्ट में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, कौन, ml। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, ml। ये क्या करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेशियल, यानी हमारा स्पेस में कैसा अरेंजमेंट, स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो स्पेशियल अरेंजमेंट बताता है। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो px py pz है एक्चुअली वो ये बताता है, हमारा वो l नहीं बताता है, वो m बताता है। ठीक है, वहां पे मैं बोला था उसको आप करेक्ट कर देना। तो जो हमारा px py pz है वो कौन बताता है, l बताता है। ओके, m बताता है हमारा m। फॉर एनी सब वैल्यू, फॉर एनी सब शेल, किसी सब शेल के लिए एसपीडीएफ के लिए डिफाइंड वैल्यू डिफाइंड बाय l 2l प्लस l वैल्यूज, यानी 2l प्लस 1। अब देखो अगर हमारे पास l इज इक्वल टू 0 है तो m भी क्या होगा, 2l प्लस 1 करोगे तो 0, तो ये 0 ही आएगा। l इज इक्वल टू 0 कर रहे हो तो m इज इक्वल टू क्या करोगे, 2l प्लस 1, तो ये क्या आएगा, 0 ही आएगा क्योंकि l इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, और l इज इक्वल टू अगर हम क्या करते हैं, l इज इक्वल टू 1 करते हैं तो m इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1, तो कितना आएगा, 3 आएगा। यानी हमारा p के लिए m की वैल्यूज क्या है, px py pz यही पे आती है, 3 वैल्यूज आती है। तो ये बात हो जाती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे l की वैल्यूज करते हैं। तो l इज इक्वल टू 0 यहाँ पे दिखा रहा है, l इज इक्वल टू 0 के लिए और 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए। ओके, और ऐसे ही 3 के लिए हम कहेंगे 5 वैल्यूज होंगी, 3 के लिए क्या होंगी, 5 वैल्यूज होंगी। तो जरा हम लोग अपने सेकेंड पेज पर आते हैं, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। दैट वैल्यूज ऑफ ml, जो हमारी वैल्यूज हैं ml की, यहाँ पे देखिए, दैट वैल्यूज ऑफ ml आर डिराइव्ड फ्रॉम, दैट वैल्यूज ऑफ ml आर डिराइव्ड फ्रॉम l, दैट द वैल्यू ऑफ l आर डिराइव्ड फ्रॉम n, यानी n से वैल्यू डिराइव होती है l की और m की होती है l से। समझना फिर से, n से होती है l और l से होती है m। l की वैल्यू होती है 0 से n-1 तक और m की होती है 2l प्लस 1 तक। ठीक है ना बच्चों, 3 वैल्यूज होती हैं। यहाँ पे 2l प्लस 1 मान लीजिए l इज इक्वल टू 1 है अगर, तो m की कितनी वैल्यूज होंगी, 3 वैल्यूज होंगी, और होती है -l2 प्लस l तक होती है एक्चुअली, यानी -1 0 और +1, यही 3 वैल्यूज होती है। ठीक, each orbital in an atom therefore is defined by a set of values for n, l and ml. An orbital described by quantum numbers n is equal to 2, l is equal to 1 और m is equal to 0 is an orbital in p subshell of second shell, यानी सेकेंड शेल हो गया, p सबशेल हो गया। ये सिंपल सी बात हो गई। ठीक है, चलिए वैल्यू ऑफ l के लिए देखिए यहाँ पे सबशेल दिया हुआ है और उसके नंबर ऑफ ऑर्बिटल दिए हुए हैं। अगर वैल्यू ऑफ l 0 है तो एक ही सबशेल होगा, ऑर्बिटल एक होंगे। अगर वैल्यू ऑफ l 1 है तो ये p सबशेल होगा और नंबर ऑफ ऑर्बिटल p में कितने होते हैं, 3 होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं m की वैल्यू, ये नीचे क्या लिखा है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल मतलब m की वैल्यू देख रहे हैं, ये l की वैल्यू देख रहे हैं।
अगर L की वैल्यू 2 है तो 0 1 2 होता है, तो SPD आ गया, D पे आ गया, और D में 2 की वैल्यू 2L प्लस 1 लिखो, 2L प्लस 1 ऐसे करोगे आप M के लिए, तो 2 इंटू 2 प्लस 1, ये कितना आ गया 5 आ गया, D के लिए 5 आ गया। ऐसे ही अगर L की वैल्यू 3 है तो F हो गया वो, और 7 वैल्यू जो भी आप ऐसे ही कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। चलिए लास्ट में आता है स्पिन, इलेक्ट्रॉन का स्पिन, जो कि हमारा जो मेन क्वांटम नंबर्स हैं उसके बाहर है, इसलिए इसको हम स्पिन क्वांटम नंबर बाद में कहा गया है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर इसको कहा गया, लेकिन ये श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन से नहीं आया था। ठीक है बच्चों, द 3 क्वांटम नंबर लेवल, ध्यान से देखिए, द 3 क्वांटम नंबर labeling an electron and atomic orbital can be used equally well to define its energy, shape and orientation। ठीक है, तो पहला क्वांटम नंबर एनर्जी बताता है, दूसरा शेप बताता है, तीसरा ओरिएंटेशन बताता है। क्या मोस्टली हमारा जो है 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो n और l दोनों ही एनर्जी बताते हैं। बट ऑल दीज क्वांटम नंबर्स आर नॉट एनफ टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात थी, ये क्या नहीं बता पाते थे, क्या नहीं बता पाते थे ये, यानी बट ऑल दीज क्वांटम नंबर आर नॉट एनफ टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। दैट इज सम ऑफ द लाइंस एक्चुअली अकर इन डबलेट्स, 2 लाइन क्लोजली स्पेस्ड, triplets, 3 line closely spaced, etc. This suggests that presence of a few more energy levels than predicted by the 3 quantum numbers। तो क्या नहीं बता पाए थे श्रोडिंगर के जो वेव इक्वेशन से सॉल्व हुए थे 3 क्वांटम नंबर्स, वो क्या नहीं बता पाए थे, वो नहीं बता पाए थे क्या, द लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, ये नहीं बता पाए थे, नॉट एनफ टू एक्सप्लेन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओके बच्चे, तब बाद में इन 1925 जॉर्ज एलेनबेक और सैमुअल गोल्डस्मिथ, तो जॉर्ज एलेनबेक थे और सैमुअल गोल्डस्मिथ थे, प्रपोज द प्रेजेंस ऑफ द 4th क्वांटम नंबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, तो सैमुअल और गोल्डस्मिथ, ठीक है, तो ये हमारे ये 2 साइंटिस्ट, सॉरी एलेनबेक और गोल्डस्मिथ, तो ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रेजेंस ऑफ 4th क्वांटम नंबर की बात कही और उसको इलेक्ट्रॉन या स्पिन क्वांटम नंबर कहा। तो एन इलेक्ट्रॉन स्पिन्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस, एन इलेक्ट्रॉन जैसे अर्थ अपने एक्सिस पे घूमता है वैसे इलेक्ट्रॉन भी अपने एक्सिस पे घूमता है। एन इलेक्ट्रॉन स्पिन्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस मच इन सिमिलर वे अर्थ स्पिन्स, much in a similar way an electron spins around its own axis, much in a similar way earth spins around its own axis while revolving around the sun। ठीक है, in other word ऊपर आएंगे, electron has, in other word, थोड़ा सा छोटा कर दो भाई, हाँ चलो ठीक है। In other words, electron has beside charge and mass, ध्यान से, beside charge तो होता ही उसके पास और मास भी होता है, intrinsic spin angular momentum नंबर भी होता है। Spin angular momentum of the electron, a vector quantity can have 2 orientation related to the chosen axis। These 2 orientations are distinguished by spin quantum number। अब या तो क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसलिए ठीक ना। तो 2 क्वांटम नंबर इसको दिए गए हैं ms दिए गए हैं इसको, और प्लस हाफ और माइनस हाफ, दीज आर कॉल्ड 2 स्पिन स्टेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड आर नॉर्मली रिप्रेजेंटेड बाय 2 एरोज, अप स्पिन एंड डाउन स्पिन। ठीक है बच्चों, ये आप जानते हैं, लेकिन हम लोग और तरह से अच्छे से पढ़ रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन हैव डिफरेंट मासेस, डिफरेंट ms वैल्यूज, 2 इलेक्ट्रॉन के पास डिफरेंट ms वैल्यूज, यानी स्पिन क्वांटम नंबर अलग अलग होते हैं, एक पास प्लस हाफ होगा, दूसरा माइनस हाफ होगा, एंड सेड टू हैव अपोजिट स्पिन्स। एन ऑर्बिटल कैन नॉट होल्ड मोर देन, किसी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं सकते, और दोनों के पास अपोजिट स्पिन होनी चाहिए। अब सारे को हम लोग समराइज करके आज की क्लास ओवर करेंगे। टू सम अप द 4 क्वांटम नंबर्स प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको मिलती है ये हम देखेंगे। स्मॉल n जो है वो डिफाइन करता है बच्चों शेल को बताता है। शेल क्या होते हैं, एक एनर्जी लेवल में जितने ऑर्बिटल्स होते हैं वो सारे ऑर्बिटल्स मिलकर के घेरते हैं न्यूक्लियस को, उसी को कहते हैं शेल।
तो शेल जो है वो डिफाइन करता है किसको, एन जो है डिफाइन करता है किसको, शेल को, साइज को डिटरमाइन करता है ऑर्बिटल के, एंड आल्सो लार्ज एक्सटेंट टू द एनर्जी। देखो मैं बार बार कर रहा हूं लार्ज एक्सटेंट, यानी पूरा पूरा नहीं, 100% नहीं, लार्ज एक्सटेंट टू द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देयर आर n सबशेल्स इन द nth शेल, यानी हर सबशेल में उतने ही, जितने भी शेल नंबर होगा उतने ही शेल होंगे, सबशेल होंगे। L क्या होता है, L आइडेंटिफाइज द सबशेल, जो हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो आइडेंटिफाई करता है किसको, सबशेल को, एंड डिटरमाइंस द शेप, सबशेल को और शेप को बताता है ऑफ द ऑर्बिटल। ठीक है, देयर आर 2l+1 ऑर्बिटल्स ऑफ ईच टाइप इन अ सबशेल, यानी हर सबशेल में 2l+1 ऑर्बिटल्स होते हैं, और 2 ये क्या होते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, दैट इज 1s में l=0, 3p में l=1 और 5 जो है वो होते हैं l=2 पर सबशेल। टू सम एक्सटेंट l आल्सो डिटरमाइन द एनर्जी, ये इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, बहुत शानदार बात है। टू सम एक्सटेंट l आल्सो डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। ML क्या बताता है, ML designates the orientation, ML designates the orientation of the orbital values for a given value of L, ML has 2l+1 values। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए लाइट चली गई है मेरे यहाँ, लेकिन चूंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए आ गई लाइट। वाह क्या बात है। तो चलिए ये हो गया। तो ML designates the orientation of the orbital for a given value of L, ML has 2l+1। तो ये हम लोग यही है, तो ये हमारी सारी चीजें कंप्लीट हुई। ऑर्बिट, ऑर्बिटल एंड इट्स इंपॉर्टेंस, ऑर्बिट, ऑर्बिटल एंड इट्स इंपॉर्टेंस। अच्छा कुछ चीजें यहाँ पे खत्म हो गई ना, मैं थोड़ा सा देख लूँ, तो अब ऑर्बिटल, ऑर्बिट, ऑर्बिटल ये हम पढ़ेंगे। हाँ अभी यहाँ पे कुछ चीजें रहती हैं, m के लिए रहती हैं। ठीक है, द सेम एज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पर सबशेल, इट मीन्स दैट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वेज इन विच दे आर ओरिएंटेड। भाई जितना ओरिएंटेशन होगा इलेक्ट्रॉन का उतने ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, और ms क्या है, रिफर्स टू द ओरिएंटेशन एंड स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ms क्या है, वही बताता है जो स्पिन क्वांटम नंबर है, तो किस तरह से स्पिन होगी। तो इतनी बातें हमने आज सीखी बच्चों, और इसमें एक छोटा सा बस एक पोर्शन था जिसको मैं आज ही खत्म करना चाह रहा था, वो है ऑर्बिट, ऑर्बिटल वाला, ये वाला। तो ऑर्बिट, ऑर्बिटल एंड इट्स इंपॉर्टेंस। ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल आर नॉट सिनोनिमस, एक ही चीज नहीं है। ये बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं, बच्चों को जबरदस्त कंफ्यूजन होती है इस चीज में, ऑर्बिट ऑर्बिटल में। ऑर्बिट ऑर्बिटल एक ही चीज नहीं है बच्चों, एक ही चीज नहीं। ठीक है, जैसे हाँ ये आ गया। चलिए मैं इसे बताऊँ, ऑर्बिट, ऑर्बिटल्स आर नॉट सिनोनिमस। एन ऑर्बिट इज proposed by बोर ने बताया था, इट इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच द इलेक्ट्रॉन मूव्स। A precise description of this path of the electron is impossible according to the Heisenberg, क्योंकि Heisenberg ने कहा था कि वो वेव नेचर की होते हैं, वेव लाइक चलते हैं। Bohr orbit therefore have no real meaning and their existence can never be demonstrated experimentally. An atomic orbital, अब ऑर्बिटल की बात करते हैं, an atomic orbital क्या होते हैं? On the other hand, is quantum mechanical concept and refer to one electron wave function psi in an atom। बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय थ्री क्वांटम नंबर्स। ऑर्बिटल जो है वो 3 क्वांटम नंबर से डिसाइड होते हैं, कैरेक्टराइज होते हैं, एंड इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन। psi has by itself no physical meaning, it has square of wave function which has physical meaning। psi का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं, क्योंकि वेव का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, लेकिन psi स्क्वायर जो है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की। ठीक है बच्चों, इसकी फिजिकल एक्सटेंस है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। साई की जो है नो फिजिकल मीनिंग,
जबकि साई स्क्वायर का हैज फिजिकल मीनिंग। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ये पूछता है एग्जाम में साई स्क्वायर और साई बार में। तो साई हैज नो, यहाँ पे देखिए, इट इज द स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन साई स्क्वायर विच हैज अ फिजिकल मीनिंग। साई स्क्वायर एट एनी पॉइंट इन एन एटम गिव्स द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट दैट पॉइंट। Probability density psi square is the probability per unit volume and the product of psi square, ध्यान से, per unit volume and the product of psi square and a small volume called volume element yields the probability of finding of electron in that volume. The reason for specifying a small volume element is that psi square varies from a region to the another space, but its value cannot be assumed to be constant within a small volume element. The total probability of finding of electron in a given volume can then be calculated by the sum of the products of the psi square and the corresponding volume element. It is thus possible to get the probable distribution of an electron in an orbital. तो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिएगा। पहली बात तो ये समझिए, साई का कोई फिजिकल मीनिंग होता है, साई स्क्वायर का होता है। साई स्क्वायर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट वॉल्यूम, उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में, ठीक है ना। कैसे निकालते हैं ये आपका लेवल की बात नहीं है, लेकिन इतना समझिए कि साई स्क्वायर और साई में क्या डिफरेंस है, ऑर्बिट ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है, ये समझिए। ऑर्बिट जो है बोर ने बताया था, जो कि कोई सिग्निफिकेंस नहीं था, क्योंकि हिजनबर्ग ने बाद में आके बोला कि भाई वेव नेचर होता है तो सर्कुलर पाथ तो हो ही नहीं सकता। और ऑर्बिट क्या था? ऑर्बिट के पास इसको कैरेक्टराइज करने के लिए हमारे पास तीन क्या है, हमारे पास तीन क्वांटम नंबर्स हैं, श्रोडिंगर ने बताया था, और उसके हिसाब से तीन क्वांटम नंबर को डिस्क्राइब करता है ऑर्बिटल को, ठीक है, ऑर्बिटल को, ऑर्बिट को नहीं, ऑर्बिटल को। और हमारा जो साई होता है वो एक वेव फंक्शन है इलेक्ट्रॉन का, जिसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल मीनिंग नहीं है। लेकिन साई स्क्वायर जो कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से ही हम क्या बताते हैं, किसी ऑर्बिटल का पिक्चर हम बना सकते हैं। तो यहाँ तक बच्चों आज हमारा रहेगा। और देखिए हम लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कर रहे हैं, ये करते चलेंगे, इसमें कोई ब्रेक नहीं होगा। हाँ, हो सकता है कि कभी आगे पीछे हो जाए, किसी दिन नहीं हुआ क्लास, किसी दिन हो गया क्लास, ऐसा हो सकता है, लेकिन क्लासेस लगातार होती रहेंगी, ठीक है ना। इधर 2-3 दिन मेरी क्लासेस नहीं हो पाई हैं, इसके लिए मैं सॉरी कहूँगा, क्योंकि कुछ अपने पर्सनल मेरा काम था, लेकिन वो सिर्फ 1-2 दिन का ही होता है और हमेशा नहीं होता है, ठीक है बच्चों। क्योंकि मैंने बोला है कि मैं फुल टाइम एजुकेटर आपके लिए काम करता हूँ, तो फुल टाइम का मतलब फुल टाइम आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। और अपने डाउट्स आप मुझे भेजेंगे, मुझे आप भेजते रहिएगा अपने डाउट्स हमेशा, क्योंकि मैं डाउट्स को हमेशा टैकल करता हूँ। आप मुझे कमेंट में लिखते रहिएगा कि क्या क्या आपको चाहिए और मैं बताऊंगा। और हमारा 13 को, इसी 13 ऑफ दिसंबर को हमारा क्या है, हमारा कॉम्बैट है बच्चों। तो कॉम्बैट में पार्टिसिपेट कीजिए, उसमें पार्टिसिपेट करके आप क्या कीजिए, हमारा कोड, अपना प्यारा कोड क्या है बच्चों, अपना प्यारा कोड क्या है, अपना प्यारा कोड है AM001, ये अपना प्यारा कोड है। इस कोड को आप भरिए, उसमें भर दीजिए, किसमें, अप्लाई कोड में, हर जगह कहीं पर भी, अप्लाई एनीवेयर, अप्लाई टू ओपन एनी फ्री कोर्सेस या क्लासेस ऑफ अनअकैडमी। तो अनअकैडमी पे बच्चे, अनअकैडमी पे आपके पास चाबी क्या है, AM001। तो ताले की चाबी मिल गई, ठीक है जी, मिल गई चाबी, मिल गई ताले की चाबी, मिल गई ताले की चाबी, है ना। बोलो जी, देखो मेरी हिंदी राइटिंग कितनी गंदी है। तो मिल गई ताले की चाबी, ताले की चाबी क्या है, AM001। थैंक यू वेरी मच, हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में।